नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलीट जनरल नॉलेज में। भारत से जुड़ी हर चीज पर ताज़ा अपडेट्स और गहरी समझ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो एक जटिल विषय पर। यह है भारत के लिए आतंकवाद का बदलता हुआ चेहरा। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। 10 नवंबर 2025, दिल्ली। बस ये तारीख और ये जगह, यहीं से भारत की सुरक्षा के इतिहास में एक बेहद काला अध्याय शुरू हुआ। शुरुआत में जो खबरें आईं, उन्होंने बताया कि 8 से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये नंबर, ये सिर्फ एक झलक थी उस तबाही की जो उस शाम देश ने देखी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 24 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इन आंकड़ों ने हमले की असल भयावहता और इंसानी जिंदगियों पर पड़े इसके असर को हमारे सामने लाकर रख दिया। तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा था, क्या ये बस एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और भी ज्यादा भयानक था? यहीं से, बस इसी सवाल से पूरी जांच की दिशा तय होनी थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजधानी में आए उस संकट की। देखते हैं कि आखिर उस धमाके में हुआ क्या था जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। ये धमाका हुआ था शाम के करीब 7 बजे, वो भी दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में से एक, चांदनी चौक में। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ कि न सिर्फ कई गाड़ियां इसकी आग में जल गई, बल्कि इसने राजधानी के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब देखिए, जो बात सच में हैरान कर देने वाली है वो ये है कि ये धमाका कोई एक अकेली घटना नहीं थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक पूरे के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। सोचिए, जिस वक्त दिल्ली उस धमाके से दहल रही थी, ठीक उसी वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और जानते हैं, इस पूरे केस को और भी ज्यादा खतरनाक क्या बनाता है? वो है पकड़े गए लोगों की प्रोफाइल। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कोई आम क्रिमिनल्स नहीं थे। इनमें डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, यानी बेहद पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स। इस नेटवर्क की ताकत का अंदाजा आप यहां से लगाइए। करीब करीब 2900 किलो विस्फोटक, AK-47 जैसे जानलेवा हथियार और भारी मात्रा में गोलियां। ये साफ तौर पर किसी बहुत बड़ी तबाही की तैयारी थी, जिसे बस वक्त रहते रोक लिया गया। ये सारी जानकारी हमें दिखाती है कि खतरा कितना बड़ा और कितना ऑर्गेनाइज्ड था। वैसे अगर आपको इस तरह का डीप एनालिसिस पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर एलीट जनरल नॉलेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नेटवर्क काम कैसे करता था। अब हम बात करेंगे आतंक के एक नए चेहरे की। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये वाला टेरर मॉड्यूल इतना अलग और इतना खतरनाक क्यों था। एक्सपर्ट्स इसे एक नाम दे रहे हैं, व्हाइट कॉलर टेरर। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स शामिल हैं, जो अपनी अच्छी खासी नौकरी की आड़ में एन्क्रिप्टेड चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कट्टरपंथी फैलाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए और हमलों की प्लानिंग के लिए। सीधी सी बात है, अपनी साफ सुथरी इमेज को ये एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे इन पर किसी को शक ही ना हो। इस नेटवर्क का काम करने का तरीका आप कह सकते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था। बातचीत के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल, फंडिंग के लिए अपने प्रोफेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल। इन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते थे विदेशी हैंडलर्स से, और ये लोग खास तौर पर पढ़े लिखे नौजवानों को ही अपने जाल में फंसाते थे। और इनके टारगेट पर क्या था, जरा देखिए। इससे पता चलता है कि खतरा कितना असली और कितना बड़ा था। लखनऊ का RSS ऑफिस, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी और अहमदाबाद का फ्रूट मार्केट, ये सब ऐसी जगहें हैं जहां हमेशा भीड़ रहती है। मतलब अगर यहां हमला होता तो नुकसान बहुत ज्यादा होता। तो अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत को और कौन-कौन से नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लड़ाई ये सिर्फ एक फ्रंट पर नहीं लड़ी जा रही। देखिए, पारंपरिक तौर पर तो खतरा हमेशा पश्चिमी बॉर्डर से रहा है, पाकिस्तान के साथ लगी सीमा से, जो अब बहुत ज्यादा सिक्योर है। लेकिन अब एक नया फ्रंट उभर रहा है, ईस्टर्न फ्रंट। आतंकवादी संगठन बांग्लादेश के अंदरूनी राजनीतिक हालात का फायदा उठाकर वहां से भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत, बल्कि एक डरा देने वाला सबूत है, लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर का ये बयान। ये बयान सीधे सीधे इस नई स्ट्रैटेजी को कंफर्म करता है। ये दिखाता है कि दुश्मन अपनी चालें बदल रहा है और घुसपैठ के नए नए रास्ते खोज रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे खतरों के जवाब में भारत ने क्या किया है।
तो चलें अब अपने आखिरी हिस्से में भारत के स्ट्रैटेजिक और हिस्टोरिकल रिस्पांस पर नज़र डालते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, इससे भारत के बदले हुए रवैये का साफ पता चलता है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हमला हुआ और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक निर्णायक जवाबी कार्रवाई। ये एक सीधा सीधा सिग्नल था कि अब भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेलेगा, और बाद में जो सीज़फायर हुआ उसे भी एक पॉज या विराम कहा गया, जो भारत के सख्त रुख को ही दिखाता है। और भविष्य की बात करें तो भारत की रणनीति सुदर्शन चक्र डॉक्ट्रिन पर आधारित है। बिल्कुल एक ऐसा अचूक हथियार जो हर तरफ से आने वाले खतरे को नाकाम कर दे। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये एक 360 डिग्री सुरक्षा कवच है। इसमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, साइबर डिफेंस को मजबूत करना भी है, और देश भर में सिविल डिफेंस ड्रिल्स भी शामिल हैं। मतलब हर पहलू को कवर किया गया है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब दुश्मन ज्यादा स्मार्ट हो रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर एक देश को अपनी रक्षा के लिए खुद को उसके साथ साथ कैसे बदलना होगा। इस गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है और हमें भी अपनी समझ को उसके साथ साथ बदलना ही होगा। इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए एलीट जनरल नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और सूचित रहें।